तो ठीक है, मैं आपको थोड़ा इसमें एक्सप्लेन कर दूँ रीजनिंग का कैसा करना क्या है। रीजनिंग में मैंने यहाँ पे ये आपको दे रखा है ऑलरेडी, टॉपिक डिफाइंड है। पहले हम ये देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं अगर एनालॉगी की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने डेट लिख रखी है, जिन डेट में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एनालॉगी का देखोगे तो लगभग हर शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन एनालॉगी का आया है। मतलब कुछ शिफ्ट में तो एनालॉगी के 3 क्वेश्चन भी आए हैं। हमको पता है कि रीजनिंग से टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 में से मेरे हिसाब से हम ठीक ठाक करके 5 तो कर सकते हैं। तो जिसमें जो एक टॉपिक है एनालॉगी, एनालॉगी हर एग्ज़ाम में आता है। ये ऐसा टॉपिक है जो डेली आ रहा है। समझो कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कहीं नहीं गया, ठीक है। तो हम एनालॉगी चैप्टर को अच्छे से करेंगे। उसके बाद वर्ड अरेंजमेंट भी एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर बार एक ने एक क्वेश्चन पूछा ही गया है। इट मीन्स ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस टॉपिक को भी हम हर बार करेंगे। उसके बाद आती है फिगर सीरीज में भी आप देखोगे तो एक ही ऐसा दिन था जब क्वेश्चन फिगर सीरीज से नहीं पूछा गया। बाकी फिगर सीरीज से सारे दिनों में एक न एक क्वेश्चन हर बार आया ही आया है। तो ये 3 टॉपिक है जिसमें आपको यहाँ देख के समझ में आ रहा होगा कि 3 टॉपिक है जिससे हर बार क्वेश्चन पूछे गए इन 3 टॉपिक से, ठीक है। 1, 2 और ये 3, इन 3 टॉपिक से हर बार क्वेश्चन आए। तो हमारा ये ट्राई होगा कि हम इन 3 टॉपिक को अच्छे से करके जाए, ताकि यहाँ से हम मिनिमम 3 मार्क्स तो स्कोर कर ले। माइनस मार्किंग नहीं है, इसका मतलब हम इजीली यहाँ पर रिस्क ले सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा अगर पढ़ लेंगे तो ये रिस्क सही जगह पे भी लग जाएगा, तो हम वही ट्राई करेंगे। बाकी आगे और जो पोर्शन है कोडिंग डिकोडिंग है। कोडिंग डिकोडिंग से थोड़े क्वेश्चन आते हैं, बट कोडिंग डिकोडिंग भी अच्छा टॉपिक है ये, और ये इजी है करने के लिए। अब जब ये टॉपिक इजी है तो अपन इसको भी अच्छे से करेंगे। एनालिटिकल रीजनिंग से उतने क्वेश्चन नहीं आए हैं इतने टाइम में, केवल एक ही क्वेश्चन था जो देखा गया था, तो इसको हम इनिशियली तो लेके नहीं चलेंगे। उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आए हैं कुछ शिफ्ट में, यहाँ पर 2 क्वेश्चन भी पूछे गए। तो अपन फोकस करेंगे, अपन सिटिंग अरेंजमेंट को अच्छा करें। सीरीज से एक क्वेश्चन है, मिरर इमेज से एक क्वेश्चन है, तो इनको देख लेंगे कि खाली इनको हम सॉल्व करते कैसे हैं, बस इनका हम तरीका जान लेंगे इनको सॉल्व करने का। लेकिन जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा, जो हमारा प्राइमरी फोकस रहेगा वो हमेशा से ही इन 2 टॉपिक पे रहेगा, 3 टॉपिक पे रहेगा। एक एनालॉगी, एक वर्ड अरेंजमेंट, एक क्या था, वर्ड अरेंजमेंट और एक फिगर सीरीज़। अब यहाँ पर जो फिगर सीरीज़ है ना, फिगर सीरीज़ के भी 2 टाइप हैं। एक टॉपिक इजी है जो हम पढ़ते आते हैं, आप इसको इजीली कर सकते हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स में ऐसा आता है। लेकिन एक टॉपिक थोड़ा हार्ड है, अब इसका मुझे देखना पड़ेगा, उसको फिर मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करना है। पर अभी मैं आपको एनालॉगी और वर्ड अरेंजमेंट के क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है ये मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और इसमें हम कोडिंग डिकोडिंग भी देख लेंगे, ताकि हम 4 टॉपिक तो कर ले। मतलब 6 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इनमें से मैं मान कर चल रहा हूँ कि यहाँ से हम 4 मार्क्स तो अपने कम से कम इंश्योर करके चल लेंगे। आ जाते हैं इधर, अब कहाँ है एनालॉगी, है एनालॉगी वाला सेक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि एनालॉगी को अप्रोच कैसे करना है। देखो, एनालॉगी नॉलेज बेस्ड सब्जेक्ट है। ये जो एक सब्जेक्ट है इसके लिए आपको थोड़ा सा नॉलेज चाहिए और थोड़ा सा ट्रिकी माइंड चाहिए, आपको चीज़ों को रिलेट करते आना चाहिए। इसमें क्या होता है, एक वर्ड दिया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन दिए हुए होते हैं ऐसा, या फिर मैं चलो लिख के देता हूँ, जैसे डॉग दे देगा, आगे एनिमल लिख देगा, उसके बाद यहाँ पे लिख देगा कार, और यहाँ रिलेशन बताने बोलेगा। ऑप्शन दे देगा कि एनिमल है, या फिर कोई इक्विपमेंट है, या फिर कोई होम है, या फिर बिल्डिंग दे देगा, और चौथा ऐसा कुछ ऑप्शन। तो हमको इसमें ये समझना होता है कि जिस तरीके से डॉग एक एनिमल है, उसी तरीके से कार क्या है, कार। फिर हम ऑप्शन में आएंगे, ऑप्शन एलिमिनेट करने पर ध्यान देंगे। ये हमारी एक कोर स्ट्रेटजी होंगी ऑप्शंस को एलिमिनेट करने की। अब देखो, कार एनिमल तो है नहीं, इक्विपमेंट हो सकती है, तो इसको अभी हम माइंड में लेके चलेंगे। और उसके बाद अगला ऑप्शन क्या है, होम या फिर बिल्डिंग ऐसा भी कुछ नहीं है। और थर्ड ऑप्शन में ऐसा कुछ ही होगा जो नहीं होगा। हमारी पहले जो ट्राई ये होगा कि हम ऑप्शन को एलिमिनेट करने का ट्राई करें, ऑप्शन को किसी तरीके से हमको एलिमिनेट करना है, और ये हमको हर जगह ये सेम अप्रोच के साथ आगे बढ़ना है। अब थोड़ा सा हम क्वेश्चन देखते ताकि हमको समझ में आए कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और हमको उनको अप्रोच कैसे करना है। ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन साइड आपको लेके चलता हूँ। पहला क्या क्वेश्चन बोलता है, जिस तरीके से
जप्ती है। जप्ती का संबंध आत्मसमर्पण से। अब जप्ती क्या होता है? जप्ती मतलब होता है किसी को गिरफ्तार करना, गिरफ्तार करना, या फिर इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं अरेस्ट करना। तो जिस तरीके से अरेस्ट का रिलेशन होता है आत्मसमर्पण के साथ। आत्मसमर्पण मतलब सरेंडर, सरेंडर मतलब खुद को किसी पर सौंप देना। अगर आप किसी को अरेस्ट करने जा रहे हो तो वो आत्मसमर्पण कर देता है। ये दोनों वर्ड जिस तरीके से रिलेटेड है, उसी तरीके से परिहार करना का संबंध क्या होता है। अब इसमें आपको क्वेश्चन इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। आपको जो वर्डिंग अच्छी लग रही है उस वर्डिंग से जाना। परिहार करते हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा हम इसकी इंग्लिश वर्डिंग में आ जाते हैं कि परिहार करते का मतलब होता क्या है। एक मिनट देखो, परिहार करने का मतलब होता है अवॉइड करना या फिर कैंसिल करना। क्वेश्चन में ये बोला है कि जिस तरीके से अरेस्ट का रिलेशन होता है सरेंडर से, अवॉइड का रिलेशन किससे होता है। ऑप्शन क्या देख रखे हैं? सबसे पहला है समझना। कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? ऑप्शंस को हम पहले एलिमिनेट करेंगे। पहला ऑप्शन मैंने देखा समझना। परिहार का संबंध समझने से कुछ ऐसा रिलेशन फील नहीं हो रहा है तो इसको एलिमिनेट कर देंगे, ये आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद आ जाता है एक्विजिशन या फिर अधिग्रहण। अवॉइड करना, एक्विजिशन करना, थोड़ा लग रहा है ऐसा कि शायद ये हो सकता है, तो चलो इसको हम भी टिक करते कि आंसर हो सकता है। अगले ऑप्शन पे आते हैं, छूट या फिर एग्जेम्प्ट करना या फिर उसको छोड़ देना। ये भी फील हो रहा है कि अवॉइड कर दिए, कैंसिल कर दिए तो छूट थोड़ा लग रहा है। रद्द कर देना किसी चीज़ को, ये भी कुछ खास रिलेशन समझ में नहीं आता है। अब यहाँ पर ये दो ऑप्शन है, अभी इन दो ऑप्शन में हम दिमाग लगाएंगे क्या हो सकता है। अवॉइड करना किसी चीज़ को, एक्विजिशन मतलब कब्जा करने से संबंध है क्या? सिमिलर क्लास दिखा रहा है क्या? नहीं यार, अवॉइड करना किसी को और किसी पर कब्जा कर लेना सिमिलर क्लास तो नहीं है। अगला है किसी को अवॉइड करना या फिर किसी को छोड़ देना। ये इसका समझ में आ रहा है कि सिनोनिम है। वेव कर देना इंग्लिश में ज़्यादा है ये, तो वेव कर देना मतलब एक सिनोनिम टाइप का लग रहा है कि यार ये इसका सिनो है। तो बस वही ऐसे ही हम एनालॉजी में क्वेश्चंस को पहले वाला ऑप्शन देखेंगे कि पहले हमको क्या ऑप्शन दिया हुआ है, उस पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्योंकि इसमें मैंने पहले ही बताया कि हमको नॉलेज बहुत चाहिए, पर ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर बार इतनी नॉलेज हो। ठीक है, हर बार इतनी नॉलेज ज़रूरी नहीं, हमको केवल ऑप्शन के साथ किसी तरीके से खेलना है कि कैसे हम ऑप्शंस के साथ खेल सकें, बस हमारा यही काम है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ऐसे समझ में आए, 100% कुछ अभी नहीं घुसेगा बट समझो कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है लय का संबंध संगीत से है। लय क्या होती है? लय मतलब होती है लिरिक्स। लिरिक्स म्यूज़िक से रिलेटेड होती है। ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये दो चीज़ें आपस में रिलेटेड हैं, तो आप हमको बताओ कि डिज़ाइन का संबंध किससे है। ये हमको अब समझना है। ठीक है, मैंने पहले बताया हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। सम्मिति, सम्मिति का इंग्लिश में आपको वर्ड दिया हुआ होगा सिमिलैरिटी। तो खुद ही सोचो, डिज़ाइन सम्मिति कोई रिलेशन है? नहीं समझ में आ रहा है तो एलिमिनेट। डिज़ाइन वास्तुकार, तो यहाँ एक रिलेशन ये हो सकता है कि डिज़ाइन को वास्तुकार बनाता है, तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है कि लिरिक्स का संबंध जैसे म्यूज़िक से है। उसने ये नहीं बोला कि लिरिक्स का संबंध लिरिसिस्ट से है। उसने किसी इंसान की बात नहीं किया है, उसने किसी मेल की बात नहीं किया है। अगर मेल की बात करते तो हम डिज़ाइन के लिए आर्किटेक्ट या वास्तुकार को कंसिडर करते हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सुंदरता, डिज़ाइन सुंदर होती है ऐसा कुछ बोल रहा है क्या यहाँ पे? लिरिक्स अच्छी होती है, स्वीट होती है, ऐसा कुछ बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है, तो ये भी नहीं होगा। डिज़ाइन किस चीज़ के लिए बनाई जाती? इमारत के लिए। लिरिक्स किस चीज़ के लिए बनाई जाती है? म्यूज़िक के लिए। तो ऐसे रिलेट करना है। मैं पहले बोलूँ सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास वही बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, हमको केवल रिलेट करना है एनालॉजी वाले चैप्टर में। और क्वेश्चन इसका मिनिमम एक तो आएगा ही आएगा। जैसे ये, अब ये थोड़ा भारी क्वेश्चन है। सिया का संबंध सीमा से है, सॉरी सियाल का संबंध बोल रहा है सीमा से है। ठीक है, तो ये आगे बोल रहा है कि मेंटल का संबंध किससे है। अब समझ लो कि आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसको कैसे अप्रोच करोगे। सिंपल सोचो, अगर आपने कभी पढ़ा हो मेंटल
मेंटल, सिया, सीमाल, ये क्या होता है? ये हमारी जो पृथ्वी होती है ना, ये पृथ्वी, इसकी जो आंतरिक संरचना होती है वो होती है। देखो मेंटल क्रस्ट होती है, उसमें सियाल वियाल सब चीज़ें होती है, कोर होती है। तो इतना तो समझ में आ रहा है इसको पढ़ के कि इसमें कुछ पृथ्वी की ऐसी आंतरिक संरचना के बारे में बोला जा रहा है, कुछ तो ऐसी आंतरिक संरचना की बात है, इतना बोला जा रहा है। तो हमको इसी आंतरिक संरचना वाले वर्ड को पकड़ना है कि अच्छा, हमको ऑप्शन में देखना है कि कौन से ऑप्शन आंतरिक संरचना से रिलेटेड है। कोर समझ में आता है कि यार ऐसा कुछ तो होता है आंतरिक संरचना में, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कि ऐसा ऑप्शन हो सकता है। क्षुद्र क्लियरली समझ में आ रहा है कि तो सोलर सिस्टम का पार्ट है और हम तो पढ़ रहे हैं पृथ्वी का, मतलब कोई रिलेशन नहीं इन दोनों के बीच, मतलब ये एलिमिनेट हो गया। आयन मंडल, आयन मंडल मतलब मंडल मंडल की बात हो रही है, मतलब ये भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, कहने को ये एटमॉस्फेयर का पार्ट है, बट इतना तो है कि आंसर नहीं हो सकता। धूमकेतु से भी समझ में आता है कि यार ये तो क्लियरली सोलर मंडल का पार्ट है। तो तीनों ऑप्शन खत्म हो गए। क्रोड एक ऑप्शन है जो समझ में आ रहा है कि अच्छा इसका आंसर हो सकता है। फिर से बोल दो कि सारी चीज़ों की हम इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते, हम इतनी नॉलेज गेन नहीं कर सकते कि हमको सारी चीज़ें अच्छे से पता हो, ये नहीं हो सकता। हमको ऑप्शन से खेलना है, ऑप्शन से हमको करेक्ट आंसर तक पहुंचने का ट्राई करना है, कोशिश करना है। क्योंकि देखो 1, 2 और 3 तो क्या होता है, हम 2 ऑप्शंस को तो इजीली एलिमिनेट कर देते हैं, कभी कभी 3 भी एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर 3 एलिमिनेट हो गए तो हमको हमारा आंसर तो मिलेगा, लेकिन जहाँ पर 2 एलिमिनेट हुए वहाँ पर फिर अपने आपको अपने IQ का यूज़ करना है कि यार आंसर एक्चुअल में क्या हो सकता है। मेन फोकस एनालॉजी में हम एलिमिनेशन पे ही करेंगे, ऑप्शंस को एलिमिनेट करना, क्योंकि इतना नॉलेज रखना गेन करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है। दरवाजे का संबंध बैंक से बता दिया है, तो दरवाजे को जब हम बंद करते हैं तो सट से जो आवाज़ आती है वो बैंक वाली आवाज़ है, तो ये अच्छा पूछ रहा है। जब उसके बाद ये पूछ रहा है कि चैन का संबंध किससे, मतलब चैन को बंद करते समय कैसी आवाज़ आती है। हमको आवाज़ नहीं सोचना है, खाली हमको ऑप्शन पे जाना है। हमको पता है थंडर तो जब बादल आपस में गड़गड़ाते हैं कड़कड़ाते हैं उस टाइम में थंडर वाली आवाज़ आती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। क्लिंच नॉर्मली एक मतलब छीनना होता है या फिर निर्णय लेना होता है, तो आपको चैन को ऐसा बंद करो, क्लिंच की कोई साउंड आती है कि नहीं आती, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। टिंकल जो आवाज़ होती है, 2 धातु या फिर कुछ चीज़ें बसी तो ये एक हल्की सी साउंड होती है टिंकल, एक नॉर्मल सॉफ्ट सी साउंड होती है। ये एक हो गया, तो इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ऑप्शन है, इसको भी कंसिडर कर सकते हो। तो हमको समझ में आता है कि हम पास अब 2 ऑप्शन है, 2 में से हमको किसी एक ऑप्शन को कंसिडर करना पड़ेगा। एक मिनट, इन दोनों ऑप्शन में से हमको किसी एक ऑप्शन को कंसिडर करना पड़ेगा कि शायद ये आंसर हो सकते हैं। तो बस वही फिर हमको अपने IQ का यूज करना पड़ेगा कि क्या है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब हम रिस्क ले सकते हैं, और इन क्वेश्चन में हमको रिस्क लेना ही पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? ये इजी क्वेश्चन है। जिस तरीके से नाटक का संबंध निर्देशक से होता है, नाटक मतलब एक प्ले जो होता है, प्ले का डायरेक्टर होता है, प्ले को वो डायरेक्ट करता है, उसी हिसाब से हमको बताना है कि पत्रिका या फिर जो एक मैगज़ीन होती है, मैगज़ीन का संबंध किससे होता है। मैगज़ीन का संबंध संपादक से होता है, उसके एडिटर से होता है। यहाँ पर आप ऑप्शन को इजीली एलिमिनेट करोगे कि कहानी से, तो कहानी कोई इंसान का नाम तो है नहीं। जैसे यहाँ पर प्ले के लिए ये कोई वुमन है, ये कोई इंसान है, यहाँ पे ये कोई इंसान थोड़ी ना है, कहानी कोई इंसान थोड़ी ना है। पाठक वो इंसान जो पढ़ रहा है ना कि बना रहा है। प्ले को बनाता डायरेक्टर है, लेकिन मैगज़ीन को कौन बनाता है? एडिटर बनाता है। तो पाठक तो पढ़ता है उसको, बना थोड़ी ना रहा है। मुद्रक का मतलब होता है पब्लिशर, तो यहाँ पर पब्लिशर वाला भी आंसर नहीं है। ठीक है, ऐसे अपने को खाली इन्फॉर्मेशन पे चलना है। अब सेकेंड एंड जो क्वेश्चन इसमें आते हैं वर्ड वाले, ये नंबर वाले आते हैं। पहला क्या है? जिस तरीके से 21 रिलेटेड है 84 से और 15 रिलेटेड है 60 से, तो आपको बताना है कि 18 का रिलेशन किससे है। इस क्वेश्चन को बस ध्यान से देखो, 4 का मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा है इसमें। 21 चौ 84, 15 चौके 60, वैसे ही 18 चौ 72। ईजी। जितने क्वेश्चन आपको वर्ड वाले टफ लगेंगे ना, ये टफ लग सकते हैं, लेकिन नंबर वाले ज़्यादा इजी है। बस अपने आप को काम रखना है और काम तरीके से इसके आंसर तक पहुंचने का ट्राई करना है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है कि 58 78 से रिलेटेड है, तो आप बताइए कि 41 का रिलेशन, ये 2 रिलेशन दे रखा है, तो हमको यहाँ नीचे ऑप्शन दिए और बोल रहा है कि कौन से ऑप्शन है जो रिलेट करते हैं इस अकेली चीज़ से।
चलो कहाँ थे हम, सॉरी एक कॉल आ गया था। जैसे 58 का रिलेशन 78 से, 41 का रिलेशन 61 से, अपने रिलेशन फाइंड करते हैं। इसको थोड़ा ध्यान से देखने में समझ में आ रहा है कि इसमें 20 जुड़ा है, 20 जुड़ा है तो ये मिला, पहले लॉजिक समझ में आ गया। इसमें भी 20 जुड़ा है तो ये आ गया, बस मतलब हमको यहाँ पर लॉजिक मिल चुका है। अब इस लॉजिक के बेस पर हम आगे चलेंगे, ऑप्शन में इस रिलेशन को फाइंड करने का ट्राई करेंगे। देखते हैं, चलो पहला ऑप्शन ध्यान से देखोगे 20 जुड़ा है, पर अगर पहले ऑप्शन में आंसर मिल गया इसका मतलब ये नहीं कि इसी के साथ चले जाएंगे, हम बाकी को भी ट्राई करेंगे, देखेंगे कि यार बाकी में ये सेम चीज़ रिपीट तो नहीं हो रही है। यहाँ देखोगे रिपीट नहीं हो रही, यहाँ पे क्या जुड़ा है, यहाँ 30 जुड़ा है, यहाँ 15 जुड़ा है, यहाँ पे घटा है, घटा वाला टोटली बाहर है और ये भी बाहर हो चुके हैं। अब सिंपल नंबर्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा ईजी टू डू है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ। टेनिस का कोर्ट होता है, टेनिस जो होता है उसको हम कोर्ट में खेलते हैं, बॉक्सिंग को काय में खेलते हैं, रिंग में खेलते हैं, तो और इजी है, इसमें ज़्यादा अपने को एलिमिनेट करना भी नहीं पड़ा। ये वाला टफ क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पूछी गई है, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। मैं इसमें अभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं समझाऊंगा, तुक्का कैसे मार सकते हैं बस वही बता सकता हूँ। देखो पीट, लिग्नाइट और बिटुमिनस, थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक जो कोयला होता है, कोयले की फॉर्म होती है ये, पीट सबसे प्योरेस्ट होती है, लिग्नाइट उसके बाद थोड़ी अच्छी होती है और बिटुमिनस उससे अच्छी होती है और सबसे अच्छी होती है एंथ्रेसाइट। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हार्ड कंडीशन में कहूँगा मैं, जिसमें हम ऑप्शन को उतने अच्छे से एलिमिनेट नहीं कर सकते, ये एलिमिनेशन हमसे नहीं होगा। इसमें आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसे कभी कभी एक दो क्वेश्चंस रहते हैं, लेकिन अपने को 90% तो यही ट्राई करना है कि हम इनको अपने एलिमिनेशन ट्रिक से या फिर अपने आईक्यू के बेस पे सॉल्व कर ले, क्योंकि वही कर सकते हैं, इतने कम टाइम में हम सब में डीप डाइव नहीं कर सकते। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, ये इजीली सॉल्व होगा। गेहूँ का संबंध जौ से है, गेहूँ एक फसल है, जौ भी एक फसल है। चावल का संबंध किससे होगा, सोचो सोचो सोचो। चावल खेती, ये थोड़ी ना बोल रहा है कि गेहूँ को उगाया गया तो खेती तो नहीं होगा, गेहूँ को गाँव में उगाते ये भी नहीं बोला इसने, चावल को खाते हैं ये भी नहीं बोला। चावल का संबंध अनाज से है, गेहूँ का संबंध जौ से है, तो चावल का संबंध अनाज से है, बस सिंपल। या फिर इसको ऐसे रिलेट करो कि गेहूँ और चावल आपस में रिलेटेड है तो जौ एक टाइप का अनाज है, बस सिंपल। अगले वाले पे आ जाओ। ये टफ क्वेश्चन है थोड़ा सा। इस टफ क्वेश्चन, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मोम का संबंध ग्रीस से है, तो होता क्या है, ग्रीस से मोम बनती है, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। या फिर अपन समझ सकते हैं कि मोम जो होती है हमारी मोमबत्ती में होती है और ग्रीस गाड़ी में लगता है। ग्रीस जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है और मोम जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। तो अब इधर थोड़ा आते हैं, समझते हैं। दूध लिक्विड फॉर्म में होता है, दही थोड़ा सॉलिड होता है, यहाँ ना घी भी है, तो यहाँ ये दोनों चीज़ें हो सकती। प्रोटीन और पेय तो बाहर हो ही जाएगा, लेकिन इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो सकता है, क्योंकि हमको नहीं पता। और ऑनेस्टली इन दोनों में से कोई भी एक आंसर हो ही सकता है, क्योंकि ग्रीस से मोम बना, दूध से दही और घी दोनों बनता है। तो ये एक ऐसा है क्वेश्चन है जहाँ दोनों आंसर हो सकते हैं, बट CPCT ने इसको दही माना है तो हम दही कंसिडर करेंगे। बताने का मतलब बस इतना है कि ऐसे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। जैसे हार एक टाइप का आभूषण है, कमीज ये आपको इंग्लिश में मिलेगा परिधान का जो भी होता है, तो हम परिधान के साथ जाएंगे, क्योंकि इसमें ऑप्शन देखो, कमीज का संबंध धागे से है, खुद ही समझो कि हार एक ज्वेलरी है, तो कमीज क्या है, कमीज एक टाइप का पहनने का अटायर नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसलिए गलत है क्योंकि इसने हमको ये नहीं बताया कि हार मोतियों से बनता है। अगर हार का संबंध मोती से बोलता होता तो हम बोलते हैं कि जो कमीज है वो धागे से बना है। कमीज एक कपड़ा है ये हम बोल सकते हैं, लेकिन कपड़े तो और भी बहुत सारे होते हैं, प्रॉपर क्लास नहीं हो इसकी कि एकदम वही चीज़ नहीं है कि कपड़े में आपको सलवार सूट साड़ी बहुत सी चीज़ें और आ सकती है, लेकिन ये स्पेसिफिकली बोला है कि हार का संबंध आभूषण से है। हार एक प्रकार का आभूषण है, तो हमको थोड़ा स्पेसिफिक जाना पड़ेगा। वही यहाँ पर थर्ड ऑप्शन पूछ रहा है कपास, हार मोतियों से बनता है ये बात पैदा नहीं हुई है, तो हम ये भी बात नहीं बोलेंगे कमीज कपास से बनता है, ये भी एलिमिनेट है। परिधान मतलब पहनने की चीज़, जैसे यहाँ पर इसने बोला कि जो हार है एक आभूषण है, आभूषण क्या होता है जिसे हम पहना जाता है, वैसे ही कमीज ऐसा होता है जिसे हम पहनते हैं।
फिर से इस वाले में नॉर्मल सेंस ये बनती है कि हम कपड़ा और परिधान दोनों के साथ जा सकते हैं, क्योंकि हम ये बोल सकते हैं कि कमीज एक कपड़ा है जिसे हम पहनते हैं, लेकिन परिधान का जो पूरा मतलब होता है, परिधान का मतलब वही होता है कि पहनने वाली चीज़ें, पहनने वाली चीज़ें। परिधान मेजरली इसी चीज़ को कंसिडर करता है, तो हम भी इसी बात को कंसिडर करेंगे कि कमीज मतलब पहनने वाली चीज़ें, ना कि कपड़ा, क्योंकि कपड़े की अपनी और वैरायटी आगे हो सकती है इसीलिए। ठीक है, आगे आ जाओ। हार, अंगूठी, फिर से हार वाली बात आ गई, मतलब एक नेकलेस और एक अंगूठी, ये दोनों सेम क्लास की चीज़ें हैं। चूड़ी की क्लास पता करनी है। चूड़ी की क्लास बेल्ट होती है क्या? नहीं होती। चूड़ी आभूषण है क्या? चूड़ी आभूषण तो है लेकिन रिलेशन नहीं है। यहाँ पर हम सेम क्लास की बात कर रहे हैं, हम इस बात की नहीं बात कर रहे कि आभूषण के अंतर्गत चूड़ी आती है, न कि सिमिलैरिटी नहीं है। हमको यहाँ सिमिलर चाहिए, दोनों सिमिलर चाहिए, तो चूड़ी और कंगन सिमिलर है, जेवरात और आभूषण तो दोनों एक ही चीज़ें हैं, इसलिए ये आंसर होगा। अगला, ये ट्रिकी है, इसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए हमको, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सेकंड ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड, पारादीप, हल्दिया और कांडला, अगर जियोग्राफी में पढ़े हो तो ये सब पोर्ट के नाम है। पारादीप पोर्ट, कांडला पोर्ट, ये सारे पोर्ट्स हैं। तो उसी तरीके से हमको, अगर आपको कोई किसी हमको इन्फॉर्मेशन पता है कि अच्छा ये पोर्ट है, तो हम इकट्ठे पोर्ट पर चले जाएंगे, नहीं है तो यहाँ चीज़ें ख़राब हो सकती है। लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि ये जहाज़ का नाम तो नहीं होगा। तटवर्ती शहर, ये आप बोल सकते हो कि ठीक है तटवर्ती शहर हो सकते हैं, पर ये शहर नहीं है। कलकत्ता वलकत्ता होता तो शहर होता। औद्योगिक केंद्र भी इसको आप समझ सकते हो अगर आपको नहीं पता है तो। ये थोड़ा सा मैंने बोला ट्रिकी क्वेश्चन था थोड़ा सा, इसमें हमको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वैसे ही क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। इकोलॉजी का संबंध पर्यावरण से होता है, जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण के अध्ययन को हम बोलते हैं इकोलॉजी। वैसे ये पूछ रहा है कि हिस्टोलॉजी क्या होती है, तो ये पता करने वाली चीज़ें है बस कि हिस्टोलॉजी उत्तकों का होता है। जैसे हिस्टोलॉजी को हिस्ट्री से रिलेट करके ये क्या ट्रिकनेस हो सकती है, हार्मोन से भी हो सकता है, बट ये फिर से बोलूँ कि ये ट्रिकी क्वेश्चन है। तो मैं फिर से बता रहा कि हम एनालॉजी को हम बस आईक्यू के बेस पे ही सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा आईक्यू बेटर है तो वो सॉल्व होगा, ऑल्दो नहीं होगा, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते कभी। हमको बस ट्रिक पर बेस्ड रहना है, जितने ये क्वेश्चन है उनको बस अटेम्प्ट करते थे और दिमाग में रखो बस। जैसे ये इजी क्वेश्चन मिल गया, एक प्रसन्नता का संबंध दुख से। प्रसन्नता मतलब ये एक पॉजिटिव साइड हो गई, उसका नेगेटिव साइड बताया जा रहा है। तो वही आराम है, आराम एक पॉजिटिव साइड है, उसका नेगेटिव साइड कष्ट है। विश्राम तो उसका सिमिलर हो गया, निर्धनता ऐसी कोई चीज़ें ही नहीं है और कठिनाई भी नहीं है। ये देखना है कि हमको सिमिलर आंसर मिल जाए बस। जैसे इस वाले में कठिनाई और कष्ट दोनों एक जैसे ही है, पर कष्ट आराम से अगर रिलेट कर पा रहे हैं, कठिनाई से नहीं। कठिनाई तो पूरे जीवन में हो सकती है, लाइफ से रिलेटेड है पूरा, लेकिन ये थोड़ा आराम से रिलेटेड है हमारा कष्ट। आगे आ जाते हैं। जैसे यहाँ पर है टोकरी, डोल। टोकरी जो होती है ये, और जो डोल दोनों बर्तन है। पैन, पैन मतलब खाना बनाने वाला पैन, पैन का संबंध कटोरी से होगा। पैन का संबंध कटोरी से ही क्यों होगा, चम्मच से क्यों नहीं होगा? क्यों? क्योंकि टोकरी और डोल दोनों चीज़ें रखने के लिए होती है, चम्मच रखने के लिए नहीं होता। पैन भी रखने की ही चीज़ है तो, और कटोरी भी रखने की चीज़ है। कांटा अगेन एक अलग चीज़ है, कांटा से हम खाते, उसमें कुछ रखते नहीं, चाकू से हम काटते, कुछ रखते नहीं है, ऐसे। नेक्स्ट वाले पे आ जाते हैं। ये भी थोड़ा इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। कोलोराडो एक रिवर का नाम है, सीन एक रिवर का नाम है, वेल्गा एक रिवर का नाम है, तो ऐसे रिवर हिट होती है। तो इसमें हम चीज़ें याद नहीं रख सकते ऐसे क्वेश्चंस में। जैसे ये एक इजी क्वेश्चन है, जंगल के जानवरों को हम जू में रखते हैं। जो जानवर जंगल के होते हैं इनको हम जू में रखते हैं। समुद्र के जानवरों को हम कहाँ रखेंगे? बंदरगाह पे पोर्ट रखे जाते हैं। पानी में रख सकते हैं तो इसको हम कंसिडर करेंगे। और मत्स्यिकी का मतलब होता है फिशिंग बेसिकली, तो ऐसा कोई मतलब नहीं है। हाँ बस दो ऑप्शन है, एक मछली घर एक पानी। अब खुद ही सोचो कि कौन सा ऑप्शन लॉजिकल है, पानी या फिर मछली घर। जैसे जंगल का रिलेशन जू से है, जंगल के जो जानवर होते हैं ये जू में जाके रहते हैं, वैसे जो समुद्र है, समुद्र के जो जानवर होते हैं, मछली घर मतलब एक्वेरियम,
उसको हम एक्वेरियम में रखेंगे ना कि वाटर में। ये इजी क्वेश्चन है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे अपने को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जूट का संबंध कपास से है। तो जूट से भी कपड़ा बनता है, कपास से भी कपड़ा बनता है, ठीक है। तो ये दोनों सिमिलर क्रॉस हो गई। तो और ये नेचुरल फाइबर्स हैं, मतलब इनको हम पृथ्वी से प्राप्त करते हैं। वैसे हमको ऊन का पता करना है, और ऊन का भी ऐसा पता करना है जो कि नेचुरल फाइबर हो। क्या है ऊन का? ऐसा रेशम है, ये सब आर्टिफिशियल फाइबर्स हैं। रेशम ही ऐसा है जो कि नेचुरल फाइबर है। तो हमको यह नेचुरल फाइबर ढूंढना था, ठीक है। नेचुरल फाइबर। अब एक साथ लास्ट क्वेश्चन ही बचा हुआ है, नहीं ये लास्ट क्वेश्चन तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, जंगल, चिड़ियाघर, समुद्र, एक्वेरियम, बस। तो ऐसे ही हमको इन क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, क्योंकि मैं फिर से रिपीट करूँ कि यहाँ नॉलेज की बात नहीं है। हम इतना नॉलेज कभी गेन कर ही नहीं सकते, हमको नॉलेज नहीं, हमको अपने IQ का यूज करना है एनालॉजी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डन, ठीक है। अगला वर्ड अरेंजमेंट मैं PDF दे रखी है, फिर भी मैं इसको आपको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी की चीज़ों को।